बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और हम डिफ़ाइन करते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को एज द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स रोटेशनल मोशन। देखिए, जैसे चैप्टर 4 में आप काइनेटिक एनर्जी को डिफ़ाइन करते हैं, लोअर क्लासेस में भी आप कर चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। तो बेसिकली वो ट्रांसलेशनल मोशन था, इसीलिए हमने वहाँ पर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का जिक्र किया, क्योंकि चैप्टर 5 में हम ऑब्जेक्ट्स के रोटेशनल मोशन के साथ डील कर रहे हैं। इसीलिए हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो मोशन के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। तो जिस काइनेटिक एनर्जी से वो रोटेट कर रहा है वो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। जैसे आप मिसाल लेते हैं कार्स ऑफ अ व्हील ऑफ अ बाईसाइकिल या फैन व्हेन इट रोटेट्स अबाउट इट्स ऑन एक्सेस। तो ये तमाम के तमाम जब रोटेट करते हैं तो इनके पास जो जिस एनर्जी की वजह से ये रोटेट कर रहे हैं वो एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। Again, just like old times, we'll consider a rigid body about an internal axis। जैसे कि ये हमारे पास एक रोटेटिंग रिजिड बॉडी है, ठीक है, और हम इसका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हैं। Here is the internal axis about which this body can rotate। वही पुरानी बात कि यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें एक पॉइंट मास m1 को जिसका डिस्टेंस है r1, यहाँ पे कंसिडर करें हम एक पॉइंट मास m2 को जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला है r2। इसी तरह इसमें बहुत से पॉइंट मासेस हैं m3 m4 अप टू mn। तो इन वेरियस पॉइंट मासेस के जो डिस्टेंसेस हैं वो मैंने बताया r1 r2 r3 r4 अप टू rn होंगे। तो जब ये बॉडी रोटेट करेगी अपने इंटरनल एक्सिस के अबाउट तो इसमें मौजूद जितने भी पॉइंट मासेस हैं दे विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन अबाउट दिस इंटरनल एक्सिस। अब मैं अगर इस मास को देखूं m1 को, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसकी लीनियर वेलोसिटी v1 भी है। तो अगर मैं इसकी लीनियर वेलोसिटी की वजह से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन लिखूं तो के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। लेकिन यही ऑब्जेक्ट रोटेट भी कर रहा है अबाउट दिस इंटरनल एक्सिस, लेट्स से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये यूं रोटेट भी कर रहा है। तो अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन फाइंड करना चाहूँ तो आई विल रिप्लेस v विद r ओमेगा। तो दिस अबव एक्सप्रेशन बिकम्स के ई आर इज इक्वल टू हाफ एम, अब v स्क्वेयर की जगह आ जाएगा r स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर kinetic energy of rotation of a point mass। ये एक्सप्रेशन किसके लिए? ये पॉइंट मास के लिए है। अच्छा, इसको अगर फर्दर आप देखें तो ये जो एम आर स्क्वेयर है ये रिप्रेजेंट करता है आई को, तो वी कैन राइट के ई आर इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर, जस्ट लाइक दिस एक्सप्रेशन। जैसे कि आपके पास यहाँ पे मौजूद है लीनियर मोशन हो तो हाफ अपनी जगह पर मास और वेलोसिटी का स्क्वायर, तो ये हाफ अपनी जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये आपके पास एक जनरल रिलेशनशिप बन सकता है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे पॉइंट मास m1 की बात करूँ तो उसके पास जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ke1 दैट इज़ इक्वल टू हाफ m1 r1 ओमेगा 1 स्क्वेयर। इसी तरह अगर मैं लिखूं पॉइंट मास m2 के लिए तो इट विल बी लाइक हाफ m2 r2, ये स्क्वायर है, और ओमेगा 2 स्क्वायर। इसी तरह मैं थर्ड पॉइंट मास के लिए लिखूं तो के ई थ्री इज इक्वल टू हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा 3 स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह अगर nth पॉइंट मास के लिए लिखा जाए तो हाफ एम एन आर एन स्क्वेयर ओमेगा एन स्क्वेयर। अच्छा, अब अगर इसको एडअप कर लें तो टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू पॉइंट मास m1, पॉइंट मास m2, पॉइंट मास m3 अप टू पॉइंट मास mn। एंड इसमें अब अगर आप वैल्यूज़ पुट करें, फॉर एग्जांपल ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन
2 है, ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है. तो putting values from equation 1, 2, 3 and 4 in equation 5, we get the total rotational kinetic energy is equal to half m1 r1 square omega square plus half m2 r2 square omega 2 square plus up to plus half mn rn square omega n square. और अब क्योंकि ये बॉडी जब रोटेट कर रही है तो इन तमाम पॉइंट मासेस की एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है, यानी जितने टाइम में ये एक रोटेशन कंप्लीट करेगा उतने टाइम में ये मास भी, उतने टाइम में ये मास भी, उतने टाइम में ये मास भी, उतने टाइम में ये मास भी एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, क्योंकि ये सारे कनेक्टेड हैं. एक के ऊपर जितनी फोर्स एक्सर्ट होती उतनी तमाम पे एक्सर्ट होती, एक की जितनी एक्सेलरेशन होती उतनी तमाम की होती, एक की जितनी वेलोसिटी होती उतनी इन तमाम मासेस की वेलोसिटी होती. तो यहाँ पे इसलिए मैं लिख देता हूँ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू हाफ. एक तरफ से हाफ कॉमन ले लेते हैं और दूसरी तरफ से इधर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस mn rn स्क्वायर. यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर मैंने तमाम ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा n को ओमेगा स्क्वायर के बराबर कंसिडर कर लिया है. अच्छा, इसको समेशन ऑपरेटर से क्लोज कर दें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू हाफ समेशन i रन्स फ्रॉम 1 टू n mi स्क्वायर इधर ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे फाइनली हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो ये एक्सप्रेशन है एक रोटेटिंग रिजिड बॉडी के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू लिखी है, इस वैल्यू को रिप्लेस किया आई से. सो आई इज इक्वल टू समेशन mi स्क्वायर विद आई रन्स फ्रॉम 1 टू n. तो ये आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग ऑब्जेक्ट आर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग. इससे मुराद क्या है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग से, कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्लिप करता है तो उसके पास सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है. जैसे आपने बचपन में स्लाइड ली होगी, अभी भी अगर आप जाके स्लाइड लें और स्लाइड में क्या होता है कि आप सिर्फ लीनियर मोशन कर रहे होते हैं. इसी स्लाइड पे अगर आप बॉल को रोल कर दें, इसी स्लाइड पर अगर बॉल को रोल कर दिया जाए तो बॉल को देखें तो बॉल का सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा होता है, लेकिन बाकी तमाम पार्ट्स जो होते हैं वो ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन कर रहे होते हैं. तो अगर आप रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के कॉन्सेप्ट को समझें तो वो वाहिद पार्ट बॉडी में जो कि ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, वो लीनियर मोशन कर रहा है, वो सेंटर ऑफ मास है. तो इसके पास होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन. और इसके अलावा देखें ये जितने भी पॉइंट मासेस होंगे ये यूं रोटेशनल मोशन कर रहे होंगे, ठीक है. तो इस वजह से इन मासेस के पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन होगी. तो जब आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट की टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. अच्छा, द इक्वेशन इज वैलिड इफ ऑब्जेक्ट इज रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. ये बड़ी खतरनाक इक्वेशन है. देखिए ये इक्वेशन कब वैलिड है? फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस. वैलिड फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस ओनली. अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इंक्लाइन प्लेन पर भी तो बात बदलेगी. तो इस इक्वेशन को ज़रा वैल्यूज पुट करके लिख देते हैं. टोटल काइनेटिक एनर्जी इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. वैल्यू पुट करेंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज़ द सम ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो ये इक्वेशन वैलिड है सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल सरफेसेस के लिए. तो मैं यहाँ से भी एक एरो आपको बना के दे देता हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए वैलिड है. यहाँ से भी एक एरो बना के दे देता हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेसेस के लिए वैलिड है. अगर इंक्लाइंड प्लेन आ गया, ठीक है, इसको ज़रा अंडरलाइन करना ज़रूरी है ताकि आपको पता हो कि हम ये इक्वेशन किस लिए लिख रहे हैं. फॉर इंक्लाइंड प्लेन नाउ, फॉर एन इंक्लाइंड प्लेन
जैसे कि आपके पास इस किस्म की सिचुएशन हो, ये एक इंक्लाइन प्लेन है जो एंगल थीटा पर इंक्लाइन हुआ है, इसकी हाइट जो है आप कंसिडर कर सकते हैं कि h है, और इस इंक्लाइन प्लेन पर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसमें रोटेट करने की एबिलिटी है रख दें तो वो रोल करता हुआ नीचे आएगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर इनिशियली इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, एंड द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है जो हमने इंक्लाइन प्लेन के लिए लिखी है। और आपकी बुक का ज़्यादातर एम्फेसिस जो है, यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशल केसेस हैं, वो इसी के साथ रिलेटेड रहे हैं। इवन शॉर्ट क्वेश्चंस में भी इसके ऊपर बात की गई है। तो इसके ऊपर मैं आपको एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन करवाता हूँ, एक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रोलिंग ऑफ डिस्क एंड हुप डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। तो बेसिकली होगा ये कि मैं आपको इस टॉपिक का पहले ही ज़रा कंसेप्चुअल क्रक्स बताता हूँ कि क्या है। कंसिडर कीजिए कि ये आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है, और इस इंक्लाइन प्लेन पर आपने डिस्क को भी रख दिया, आपने रिंग को भी रख दिया, और आप ये जानना चाहते हैं कि इंक्लाइन प्लेन के बॉटम पर पहले कौन पहुंचेगा, पहले डिस्क यहाँ पर पहुंचेगी या रिंग यहाँ पर पहुंचेगा। अच्छा, रिंग को अगर आप देखें तो रिंग अंदर से खाली होता है, डिस्क जो है वो फिल्ड होती है, इट इज़ बेसिकली फिल्ड इनसाइड। दोनों के मासेस जो हैं वो सेम होंगे, ये याद रखें, दोनों के रेडियाई भी सेम होंगे, यानी रिंग और डिस्क के मासेस और रेडियाई दे बोथ आर द सेम। और अब ये डिस्क जो है, ये डिस्क जो है ये भी रोल करना शुरू करेगी बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन की तरफ, ये रिंग भी रोल करना शुरू करेगा। नीचे पहले कौन पहुंचेगा, एक सवाल ये है। और फिर बॉटम पर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। तो बात दरअसल ये है कि इनमें से पहले नीचे वही पहुंचेगा जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। देखें, अगर आप रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो आई रिंग इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। अगर डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो आई डिस्क इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली क्या है, इट इज़ अ अपोजिशन टूवर्ड्स स्टेट ऑफ रेस्ट, चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। अगर आप देखें, मैंने आपको एक और बात भी बताई थी, इट इज़ अ अपोजिशन टूवर्ड्स एंगुलर एक्सेलरेशन। जब ये यहाँ पे रेस्ट में और आप इनको रिलीज करते हैं तो इन दोनों में एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होती है। अब डिस्क जो है, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो एंगुलर एक्सेलरेशन को कम अपोज करेगी, इसीलिए इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। डिस्क के लिए अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होगी। जब इसकी अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली इसका ओमेगा भी ज़्यादा होगा, तो ये बॉटम पे पहले पहुंच जाएगी। जबकि रिंग जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अपोज करेगा एंगुलर एक्सेलरेशन को, जो उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन कम होगी, जिसके नतीजे में उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी कम होगी, तो वो बॉटम पर लेट पहुंचेगा। तो हमारे दोनों सवालों के जवाब हमें मिल गए कि डिस्क और रिंग में बॉटम पर पहले वही पहुंचेगा जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया